दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट नंबर एंडिंग विद 1234 हैज बीन लीन मार्क्ड ड्यू टू सस्पेक्टेड साइबर फ्रॉड, तो इसका सीधा मतलब ये नहीं होता कि आप अपराधी हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि साइबर धोखाधड़ी की शिकायत में उसके खाते में आई किसी राशि पर संदेह व्यक्त किया गया है और जांच पूरी होने तक बैंक ने उस राशि या खाते के एक हिस्से को रोक दिया है। मान लीजिए बाड़मेर, बीकानेर या जयपुर में रहने वाले मोहन के खाते में 80,000 रुपए जमा है और अचानक उसे ऐसा मैसेज प्राप्त होता है। मोहन सबसे पहले बैंक शाखा जाता है और पता करता है कि उसके खाते में कुल कितनी राशि पर रोक लगाई गई है। बैंक उसे बताता है कि केवल 5,000 रुपए की राशि पर लीन मार्क किया गया है और बाकी 75,000 रुपए वो सामान्य रूप से उपयोग कर सकता है। इसके बाद मोहन का पहला काम बैंक से लिखित जानकारी प्राप्त करना होना चाहिए। उसे बैंक से पूछना चाहिए कि शिकायत संख्या क्या है, यानी नंबर क्या है शिकायत के, किस साइबर सेल या पुलिस स्टेशन ने यह कार्रवाई करवाई है, किस तारीख को लीन लगाया गया है और किस ट्रांजैक्शन के कारण ये कार्रवाई हुई है। उदाहरण के लिए मान लो बैंक बताता है कि भाई कर्नाटक साइबर पुलिस की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है और शिकायत संख्या XYZ 123 के आधार पर 5,000 की राशि होल्ड की गई है। अब मोहन को समझ आ जाता है कि मामला स्थानीय पुलिस का नहीं है बल्कि दूसरे राज्य की साइबर पुलिस का है। इसके बाद उसे अपने खाते का कम से कम 6 महीने का स्टेटमेंट निकलवाना चाहिए और उस ट्रांजैक्शन को ढूंढना चाहिए जिससे संबंधित राशि उसके खाते में आई थी। मान लीजिए उसे पता चलता है कि 20 दिन पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके खाते में 5,000 रुपए भेजे थे। यदि वो व्यक्ति उसका परिचित नहीं है और मोहन को उस भुगतान की कोई जानकारी नहीं है, तो उसे इस बात का रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए, यानी कि इस बात को स्टेटमेंट में अंकित कर लो, लिख के रख लो। और यदि वो राशि किसी ऑनलाइन सामान की बिक्री या कोई फ्रीलांस काम कर रहे हो आप तो उसकी, या दुकान का कोई भुगतान है या किसी अन्य कोई भी वैध कारण से आई थी, तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, चैट है, बिल या स्क्रीनशॉट है, उसको भी सुरक्षित रख लो। इसके बाद मोहन को बैंक द्वारा दिए गए जांच अधिकारी या साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए। उसमें जो बैंक इंफॉर्मेशन देती है उसमें मोस्टली आईओ का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल और थाने का नाम, कंप्लेंट नंबर, FIR, ये सब कुछ लिखा होता है। यदि बैंक ने केवल एक फोन नंबर दिया है तो उस नंबर पर संपर्क करना चाहिए। यदि ईमेल दिया है तो ईमेल भेजना चाहिए। मान लीजिए कर्नाटक साइबर पुलिस का जांच अधिकारी कहता है कि किसी व्यक्ति के 50,000 के साथ 50,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई थी और जांच में पता चला है कि उस राशि का एक हिस्सा कई खातों में घूमते हुए मोहन के खाते में पहुंचा। ऐसी स्थिति में मोहन को साफ साफ लिखित रूप में उसे बताना चाहिए कि उसका किसी धोखाधड़ी से कोई संबंध नहीं है, वो जांच में पूरा सहयोग करेगा और यदि उसके खाते में आई 5,000 की राशि वास्तव में किसी पीड़ित की धोखाधड़ी की रकम है तो कानून के अनुसार उसका निस्तारण किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद यदि जांच अधिकारी दस्तावेज मांगता है तो उन्हें समय पर उपलब्ध करा दो। उदाहरण के लिए यदि अधिकारी पूछता है कि यह राशि किस कारण से आई थी, तो मोहन अपने बैंक स्टेटमेंट, बिल, चैट रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई वैध कारण नहीं है और उसे उस राशि के बारे में जानकारी नहीं है, मान लो आपके खाते में 5,000 कैसे आया वो आपको पता ही नहीं है, तो वो ये बात स्पष्ट रूप से लिख सकता है कि भाई मुझे जानकारी नहीं है उक्त राशि किसने भेजी, मेरा इस राशि से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए कि मोहन ने बैंक से जानकारी ले ली, जांच अधिकारी को स्पष्टीकरण भी भेज दिया और आवश्यक जो दस्तावेज थे वो भी दे दिए, लेकिन उसके बाद कई सप्ताह तक भी कोई जवाब नहीं आता। ऐसी स्थिति में उसे प्रतीक्षा करके चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि लिखित रूप से एक उसको रिमाइंडर भेज दो आईओ को, जो कर्नाटक पुलिस साइबर जहां से भी आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है उसको रिमाइंडर भेजो कि भाई आपके द्वारा मैंने स्पष्टीकरण दे दिया था और आपने आज तक मेरे अकाउंट में से वो लीन हटाया नहीं है या जो भी कारण है वो बता दो आप।
उदाहरण के लिए मान लो वो ईमेल के माध्यम से पूछ सकता है कि उसकी स्थिति क्या है और जांच में उसकी भूमिका के बारे में क्या निष्कर्ष निकला है। यदि फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो बैंक को भी लिखित आवेदन देकर ये बता सकता है कि भाई उसने जांच में पूरा सहयोग कर दिया है और अब मामले की वर्तमान स्थिति जानना चाहता है। कई बार बैंक ये कह देता है कि कार्रवाई पुलिस या साइबर सेल के निर्देश पे हुई है और वही इसे हटवा सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक पर दबाव डालने से अधिक लाभ नहीं होता, बल्कि जांच एजेंसी है उससे ही संपर्क बनाए रखना आवश्यक होता है। मान लीजिए कि 3 महीने बीत गए और ना तो कोई नोटिस आया, ना कोई एफआईआर की जानकारी मिली और ना ही जांच अधिकारी कोई उत्तर दे रहा है। ऐसी स्थिति में मोहन संबंधित साइबर पुलिस को स्पीड पोस्ट या ईमेल के द्वारा फुल डिटेल्ड मतलब है वो अभ्यावेदन जिसको बोलते हैं वो भेज सकता है, जिसमें वो लिख सकता है कि भाई वो जांच में सहयोग कर चुका है, उसके विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप नहीं बताया गया है और कृपया करके उसके मामले की स्थिति मुझे स्पष्ट की जाए। यदि ये भी निष्फल रहता है, यानी कि मान लो इसके बावजूद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो वह अपने राज्य की स्थानीय साइबर पुलिस या जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी जानकारी हेतु आवेदन दे सकता है कि उसके खाते पर दूसरे राज्य की एजेंसी के द्वारा की गई कार्रवाई वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है मुझे अवगत कराया जाए। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए तेलंगाना साइबर पुलिस ने मोहन के खाते पर 5,000 रुपए का होल्ड करवा दिया और 6 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने ईमेल भेज दिए, फोन कर लिए, बैंक को आवेदन भी दे दिया, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में मोहन के पास न्यायिक उपाय उपलब्ध है। वो संबंधित कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। बैंक को पार्टी बनाकर आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो भी संबंधित साइबर की आपकी कोर्ट है उसमें एप्लीकेशन दे सकता है और ये बता सकता है कि उसके खाते में केवल 5,000 पर रोक है, उसने जांच में पूरा सहयोग किया है, उसके खिलाफ कोई आरोप या कार्रवाई नहीं है और ना ही उनके द्वारा बताई गई है और लंबे समय से उसकी राशि रोकी जा रही है। न्यायालय बैंक और जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांग लेगी और यदि जांच एजेंसी बताने में असफल रहती है कि वह मोहन की क्या भूमिका है और केवल संदेह के आधार पर राशि रोकी गई है, तो न्यायालय उपयुक्त आदेश पारित कर देगा कि भाई इसका अकाउंट अनफ्रीज कर दो या होल्ड हटा दो। दूसरी ओर यदि जांच में यह पाया जाता है कि मोहन जानबूझकर साइबर अपराध में शामिल था, तो मामला अलग दिशा में जा सकता है। इसलिए प्रत्येक मामले में तथ्यों का महत्व सबसे अधिक होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि खाते में केवल 5,000 होल्ड है और बाकी राशि उपलब्ध है, तो व्यक्ति को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उसका पूरा खाता फ्रीज हो गया है। उसे बैंक से स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि क्या वह बाकी की राशि निकाल सकता है। यूपीआई यानी कि फोन पे, गूगल पे जो भी है उसके पास यूपीआई चला सकता है और सामान्य बैंकिंग कर सकता है, भाई पैसे खाते में जमा कराना निकलाना। कई मामलों में केवल विवादित राशि रोकी जाती है। यदि बैंक पूरे खाते को रोक देता है, जबकि संबंधित जांच एजेंसी यानी तेलंगाना या जहां की भी कोई साइबर पुलिस थी उसने डायरेक्शन दिए केवल 5,000 के लिए, तो खाता धारक लिखित आपत्ति दर्ज कर सकता है बैंक के खिलाफ। अब पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कदम है बैंक से शिकायत संख्या प्राप्त करना, यह पता करना कि कार्रवाई स्थानीय साइबर पुलिस ने की है या किसी दूसरे राज्य की साइबर पुलिस ने या किस पुलिस ने की है। बैंक स्टेटमेंट और जो भी उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनको अपने पास रखना, कलेक्ट करना, जांच अधिकारी को लिखित में स्पष्टीकरण देना, ईमेल और पत्राचार का रिकॉर्ड संभाल कर रखना, समय समय पर मान लो काम नहीं किया तो उनको रिमाइंडर भेजना और आवश्यकता पड़े तो न्यायालय की सहायता लेना। यदि कोई एजेंसी लंबे समय तक कोई उत्तर नहीं देती तो उसका अर्थ ये नहीं है या क्या मतलब ये नहीं है कि खाता धारक के पास कोई उपाय नहीं है। दस्तावेजी रिकॉर्ड के आधार पर वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और संबंधित कोर्ट से राहत प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में घबराने के बजाय हर कदम लिखित रूप में उठाना, सबूतों को सुरक्षित रखना और जांच में सहयोग करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें और ऐसे ही हर बात को एकदम आसान और सरल शब्दों में उदाहरण के साथ समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।